हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपने एप्लीकेशन पे अपने यूट्यूब चैनल पर एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि एसएससी सीपीओ की सीरीज़ है। कारण एसएससी सीपीओ का पेपर नज़दीक आ चुका है। अब हम केवल और केवल डेली एसएससी सीपीओ के सेट्स कंटिन्यू करेंगे कुछ समय के लिए। जब तक आपका रिटर्न नहीं हो जाता तब तक केवल एसएससी सीपीओ के सेट्स लगाए जाएंगे हमारे चैनल पर भी और हमारी एप्लीकेशन पर भी। ठीक है, कंटिन्यू करो इस नियम को। आई होप कि तुमने ग्रामर का बेसिक वोकेबलरी अपनी कंप्लीट कर ली होगी अब तक, क्योंकि अब केवल एक महीने के अराउंड ही बचा है। ठीक है, इसे पूरा करो जल्दी से। अगर नहीं भी तुमने कंप्लीट किया है, चाहे अपने टीचर के पास करो, चाहे मेरे पास में जो तुमने कोर्स लिया हुआ है उससे करो, लेकिन फटाफट से अपनी ग्रामेटिकल बेसिक जो स्किल्स आती हैं उन्हें कंप्लीट करो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने सेट को। इस सेट को हम जो करेंगे, ध्यान से सुनना समझना, हम एसएससी सीपीओ का जो सेट करेंगे इसको 3 से 4 पोर्शन में हम कवर करेंगे। क्या होगा, एक तो पोर्शन होगा स्पॉटिंग एरर्स जो कि तुम अभी देख रहे हो। ठीक है, एक पोर्शन तो इसका है स्पॉटिंग एरर्स। इस स्पॉटिंग एरर्स वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे ये बात समझो। स्पॉटिंग एरर्स एक्चुअल में तुम्हारी ग्रामर है। ठीक है, समझना, इस ग्रामर को एनालाइज करेंगे। और ग्रामर जो है पेपर में एसएससी सीपीओ के प्री एग्जाम में मोस्टली तुमसे क्या पूछी जाती है, एक तो एरर वाले पार्ट में पूछी जाती है, एक ब्लैंक वाले पार्ट में पूछी जाती है और एक इम्प्रूवमेंट वाले पार्ट में पूछी जाती है। तो जो स्पॉटिंग एरर्स का सेशन हम ये चलाएंगे लेक्चर का, इसमें हम ये 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स हो, स्पॉटिंग एरर्स हो या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, ये ग्रामर का पार्ट होता है। जिस भी बच्चे की ग्रामेटिकल स्किल्स अच्छी हैं, जो ग्रामर का अपना बेसिक कोर्स अपने टीचर के पास कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको ये सेशन अच्छा लगेगा। जिनकी ग्रामर अभी पूरी नहीं हुई है, जिनकी कमांड अभी ग्रामेटिकल रूल्स पर नहीं है, उनको ये हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा अभी इरिटेट करे। अगर इरिटेट करे भी तब भी एक ही रास्ता है, केवल ग्रामर के रूल्स को अच्छे से याद करो। ठीक है, इस सेशन में अच्छा फील करने के लिए। ठीक है, तो एक मैंने ब्रीफ दे दिया है कि ये जो सेशन तुम्हारे सामने इस टाइम है ये स्पॉटिंग एरर्स का सेशन है, इसमें हम ये चीज़ें कवर करेंगे। दूसरा सेशन जो कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स का होगा, उसमें हम सेट की सारी वोकेबलरी कवर करेंगे। और क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन के सेशंस तो हमारे चैनल पर लगातार चल ही रहे हैं, अब उसमें भी आपके सीपीयू के सेट ही कुछ टाइम के लिए चलेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ फटाफट से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से अपने इस सेट को फिनिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर पूरा सेट अपडेट कर दिया गया है, वहां से जा करके तुम इस सेट को देख लेना। ठीक है चलो ध्यान से देखो। फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि ब्लैंक में बताइए आप क्या फिल करेंगे चारों में से। प्योर ग्रामर पूछी गई है, देखो ध्यान से, रीसेंट सेट है सीपीओ का, तो फटाफट से प्रैक्टिस करो। द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंट्स, डॉक्टर अक्सर मेड हिज पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स को कराता था, क्या कराता था, वेट कराता था, फॉर लॉन्ग, काफ़ी समय तक वो वेट कराता था। अब जिस भी स्टूडेंट ने मेरे सिलेबस में क्या पढ़ा है, नॉन फाइनाइट वर्ब का चैप्टर पढ़ा है, नॉन फाइनाइट वर्ब का चैप्टर पढ़ा है, वो क्लियरली मेड को देखते ही बता देगा कि इसके बाद में अगर वेट आएगी या फिर जो वर्ब आएगी वेट की, वो बेयर इन्फिनेटिव के रूप में आएगी। अब ये बेयर इन्फिनेटिव क्या है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव क्या है, ये बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रूप होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, ना, नी, ने, करके, करते हुए, इस तरह की चीज़ें इसके शुरुआत में जोड़ दी जाती है किसी भी वर्ब के मीनिंग में। ठीक है, ये टेंस वाला मीनिंग नहीं होता है। तो जिसने नॉन फाइनाइट वर्ब का चैप्टर मेरे सिलेबस में या अपने टीचर के सिलेबस में अच्छे से पढ़ा है, वो सेकंड्स में इसका आंसर दे सकता है। ज़रा सा भी घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं है, वेट आंसर आएगा। यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बैठता कि ये ऑप्शंस क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर रूल में सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को डिस्कस तब किया जाता है जब आपका आंसर 2 जगह पर मैच होता हो या फिर 2 जगह से आपका आंसर निकल सकता हो। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि अगर मेड आया है एक्टिव वॉइस में तो उसके साथ में बेयर इन्फिनेटिव आता है, सीधे सीधे रूल पर क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन मैंने टिक किया हुआ है, जो क्वेश्चन ग्रामर के हैं पूरे सेट में उनको टिक किया हुआ है, और वोकेबलरी का सेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। शी हैज़ इनहेरिटेड हर फॉन्डनेस, उसे इनहेरिटेड मतलब उसे इनहेरिट में मिली है, मतलब उसे जन्मजात की आदत मिली है। क्या, किस चीज़ की आदत मिली है, हर फॉन्डनेस, मतलब किसी चीज़ को वो पसंद करती है, वो कहाँ से मिली है उसे, टेनिस की, अपने पेरेंट्स से मिली है। तो जन्म से ही उसे ये आदत है, जन्म से ही उसे ये अच्छी चीज़ मिली है, उसे ये आदत मिली है, किससे, किसके लिए, टेनिस के लिए, अपने पेरेंट्स से। तो फॉन्डनेस के बाद फिक्स प्रीपोजिशन होती है फॉर, फॉन्डनेस फॉर समथिंग। अगर आपने प्रीपोजिशन का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और फिक्स प्रीपोजिशंस कुछ अच्छे से याद की हैं, तो ये भी आंसर सेकंड्स का है।
समझ गए, ज़रा सी भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, देखते ही आपको आंसर मिला है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि सीधे सीधे रूल्स पर पूछे गए हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ग्रामर का है, बीच में जो वोकैबुलरी का सेशन है सेक्शन है, इसको छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि वोकैबुलरी का सेक्शन एक अलग लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम इसमें केवल ग्रामर का सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें एरर्स, ब्लैंक्स और इंप्रूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आया है, ये भी आपका इंप्रूवमेंट का है, ये भी प्योर ग्रामर का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर पूछा गया है, क्या इस अंडरलाइंड पार्ट में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन चुनिए। अगर आपको लगता है कि मुझे तो ये सेंटेंस ठीक लग रहा है तो नो इंप्रूवमेंट चुनना है, ये भी प्योर ग्रामर है। अब आप अगर इस सेंटेंस की हिंदी सेंस समझोगे तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आई वॉन्ट टू लर्न योगा, मैं योगा सीखना चाहता हूँ। व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, तो स्कूल में था तो सीखना चाहता था का सेंस आ सकता है, ठीक है, चाहता हूँ का सेंस नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ ये टेंस प्रेजेंट गलत है, तो दैट मीन्स नो इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल नहीं आ सकता, चेंज तो करना पड़ेगा। अब प्रेजेंट, चूंकि मुझे पास्ट का ऑप्शन चाहिए, अब नीड का मतलब भी प्रेजेंट का होता है तो ये भी कट गया। ought to जो है शुड का सिनोनिम होता है, तो ought to का मतलब चाहिए होता है, ये भी कट गया, क्योंकि ये भी प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए होता है। केवल एक ही ऑप्शन मेरे पास ऐसा है, यूज्ड टू, जो पास्ट की हिंदी देता है। दैट्स वाई मुझे आंसर ए चुनना पड़ेगा। सेंटेंस की हिंदी क्या निकल के आई, आई यूज्ड टू लर्न योगा, मैं योगा सीखा करता था। When I was in school, जब मैं स्कूल में था। केवल एक ही ऑप्शन पास्ट का है, जो कि हमें was की वजह से लगाना पड़ा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, सीधा सीधा आंसर था, मॉडल वर्ब के चैप्टर से पूछा गया है तुमसे। मॉडल वर्ब जिसने ठीक से पढ़ी है वो सेकंड्स में आंसर देगा इसका। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन के नंबर्स भी गिनते रहना, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि वोकैबुलरी का क्या वेटेज है एसएससी सीपीओ के पेपर में और ग्रामर का क्या वेटेज है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि ग्रामर तो करनी ही है, क्योंकि इससे क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होते हैं, बट वोकैबुलरी जिसकी वीक होगी ना वो मारा जाएगा पेपर में, ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एरर पूछा गया है, और पूछा गया है कि डू यू अर्न सो मच, क्या तुम इतना ज़्यादा कमा लेते हो टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब ये जो मेक बोथ एंड्स मीट है तुम्हें आइडियम फ्रेजेस की लिस्ट में मिलेगा, बैच में तुम्हारा जो है वहाँ पर वोकैबुलरी की लिस्ट सारी दी हुई है, मैंने आइडियम फ्रेजेस की लिस्ट दी हुई है, वहीं से है। मतलब एरर के क्वेश्चन में आइडियम दे दिया, अगर इसकी हिंदी समझ गए तो सेंटेंस में समझ जाओगे एरर कहाँ है। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है महीने के अंत तक अपना खर्चा चलाना। तो क्या हो जाएगा, क्या तुम इतना कमा लेते हो कि तुम अपना महीने का पूरा खर्चा चला लो उस अपनी इनकम में। तो यहाँ पर सो मच का मतलब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि हमें पूछा गया है केवल क्या तुम इतना पर्याप्त कमा लेते हो। तो इतना या काफ़ी जो है वो सेंस जो आता है वो सो मच से नहीं आ सकता, वो आपका आएगा एनफ से। डू यू अर्न एनफ, क्या तुम इतना कमा लेते हो टू मेक बोथ एंड्स मीट, कि तुम्हारा महीने का खर्चा चल जाए। अब ये जो मुझे चेंज करना पड़ा, सो मच की जगह पर करना पड़ा, दैट्स वाई मेरा आंसर ए होगा। बात समझ में आ गई। ओवरऑल मैं तुम्हें यही कहूँगा, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ग्रामर के, ये मेरी सजेशन है कि मेरे अटेम्प्ट करने से पहले, जैसे तुम क्लोज टेस्ट में करते आ रहे हो, मैं सेशन चलाता रहता हूँ क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन के, तो जैसे उसमें अटेम्प्ट करते आ रहे हो, एक बार मेरे आंसर देने से पहले यहाँ पर भी अटेम्प्ट करना, और जितने भी टोटल क्वेश्चन बैठेंगे उनमें से मुझे बताना कि कितने तुम्हारे सही है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे नहीं तो अपने बेस पे तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैंक फिल करो। यहाँ पर आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछी गई है, ग्रामेटिकल या फिर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछी गई है। तो यहाँ पर क्या कहा है, इस एरिया में एक आपको वर्ड लगाना है, वर्ड सेट करना है। व्हाट हैव यू डन टू योर हेयर, तुमने अपने बालों के साथ ये क्या किया। यू आर लुकिंग सो ओड, यार बहुत अजीब लग रहे हैं तुम्हारे बाल। ओड का मतलब विषम, मतलब विपरीत परिस्थिति वाला सेंस आता है। तो तुम्हारे बाल बहुत ही अजीब लग रहे हैं, तुमने ये क्या कर लिया अपने बालों के साथ में। तो अजीब और आश्चर्य और सरप्राइज होने वाला सेंस है, जो कि ब्रेवो और हुर्रे से तो नहीं आता है। ब्रेवो और हुर्रे खुशी मनाने के लिए आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर आश्चर्य का भाव है। आश्चर्य का भाव बोदर से भी नहीं आएगा, बोदर का मतलब किसी को परेशान करना होता है। बचा क्या मेरे पास, केवल गुडनेस, गुडनेस ग्रेशियस बचा। इसी का एक सिनोनिम बता देता हूँ। कई बार आप हॉलीवुड मूवीज़ में अगर सुनेंगे तो आपको ये सुनाई देगा माई गुडनेस या माई गॉड। माई, ओ माई गॉड सुना है, ओ माई गॉड दुख में जब हम कहते हैं ओ माई गॉड ये क्या हुआ, तो या फिर माई गुडनेस, ये जो वर्ड्स होते हैं ये दुख जताने के लिए या आश्चर्य जताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए आपको गुडनेस ग्रेशियस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन आंसर हो गया।
बाकी तीनों क्यों नहीं आएंगे ये मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है, क्योंकि उनका अर्थ यहाँ पर बैठ ही नहीं रहा है सेंटेंस में। यहाँ पर जो वर्ड लगेगा वो आपका आश्चर्य का लगेगा, और आश्चर्य का केवल ये वर्ड है हमारे पास, बी ऑप्शन। तो गुडनेस ग्रेशियस, यार ये क्या किया तुमने अपने बालों के साथ, ये तो बहुत ही अजीब लग रहे हैं। ठीक है, ये इसकी सेंटेंस की हिंदी हो गई। डन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, अटेम्प्ट करते रहो मेरे अटेम्प्ट करने से पहले। ग्रामेटिकल एरर पूछा गया है कि भाई कहाँ पर एरर है, बताइए। नोबडी हैज़ एवर लिसनड टू मी सो अटेंटिव, किसी ने भी मुझे कभी सुना नहीं है, किसी ने भी मुझे कभी सुना नहीं है इतने ध्यान से। अब इतने ध्यान से के लिए तुम एक चीज़ नोट करना, ये यहाँ पर लिसन टू मी के बाद सेंटेंस खत्म हो गया, नोबडी से मी तक। अब पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता जो वर्ड बताता है वो वर्ड एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। अगर तुम्हें इस बात का पता है तो तुम्हारा आंसर तैयार है। अगर तुम कहते हो कि हाँ सर सेंटेंस की विशेषता, तो मतलब ऐसे कह लो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, बाकी सबकी एडवर्ब बताता है। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता तो यहाँ पे बताई नहीं जा रही, इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पर एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब चाहिए तो हमें अटेंटिव की जगह पर अटेंटिवली लगाना होगा। अटेंटिवली लगते ही सेंटेंस ठीक हो जाएगा, एडवर्ब की हमें नीड है। तो अगर आप सो अटेंटिव में चेंज कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपका ए पार्ट में एरर है, आपको अटेंटिव की जगह अटेंटिवली करना पड़ेगा। सेंटेंस की हिंदी क्या आ गई, नोबडी हैज एवर लिसनड टू मी सो अटेंटिवली, किसी ने भी मुझे कभी इतने ध्यान से सुना नहीं है, ये इस सेंटेंस की हिंदी हो गई। जितना अच्छा सेंस उतना अच्छा आंसर भी आता है। ठीक है, तो चूंकि पूरे सेंटेंस की विशेषता केवल एडवर्ब ही बता सकता है, इसलिए हमने अटेंटिव एडजेक्टिव की जगह पर अटेंटिवली एडवर्ब यूज किया है, तो हमारा आंसर हमारे सामने है। डन। क्वेश्चन काउंट करते रहना, अटेम्प्ट करते रहना मेरे अटेम्प्ट करने से पहले। फिर आगे बढ़ते हैं सेट में। लेट्स सी और ग्रामर के क्वेश्चंस कहाँ पर है। देखो मोस्टली वोकैबुलरी आ रही है, तो क्या वेटेज है तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, इस सेट को करते करते क्वेश्चन नंबर 21, ग्रामेटिकल एरर पूछा गया है, दैट मीन्स प्योर ग्रामर। आई रिमेंबर ए फ्रेंड टू मी, मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट ए सेल, कि वो क्या कर रहा है, सेवरल पेयर्स खरीद रहा है, मतलब कुछ जोड़ी जूते खरीद रहा है एक सेल पर। ऐसे खरीदते हुए मुझे अपना एक फ्रेंड याद आ जाता है। ठीक है, यह याद आ गया। तो यहाँ पर जो सेंस आता है, जब भी तुम कहोगे कि मेरा एक दोस्त, अगर तुम कहोगे मेरा दोस्त तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, माई फ्रेंड। ठीक है, मेरा दोस्त। अगर तुम कहना चाहते हो मेरा एक दोस्त, तो अगर मैं यहाँ पर माई ए फ्रेंड लगा दूं तो तुम कहोगे नहीं सर सेट नहीं बैठा, मज़ा नहीं आया, बात में गड़बड़ है, फ्रेज में गड़बड़ है, बिल्कुल है। तो तुम्हें ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ए फ्रेंड तो शुरू में कर दो, ए फ्रेंड, क्योंकि आप एक की फ्लुएंसी देना चाह रहे हो कि भाई मेरा एक दोस्त है, या तो कह लो मेरा दोस्त, तब तक तो ठीक है, लेकिन मेरा एक दोस्त की अगर फ्लुएंसी चाहिए तो आप माई ए फ्रेंड का फ्रेज तो रख ही नहीं सकते। ऐसे केस में ए फ्रेंड को तो शुरुआत में रख दो और माई की जगह रख दो ऑफ माइन। और आई बिलीव कि अगर तुम इंग्लिश ठीक से पढ़ रहे हो तो तुमने ये फ्रेज कई बार पढ़ा होगा, अ फ्रेंड ऑफ माइन, इसका मतलब मेरा कोई दोस्त या मेरा एक दोस्त। तो ये जो ए फ्रेंड टू मी दिया है ना फ्रेज में, यहाँ पर जो दिया हुआ है तुम्हारे आंसर में, तुम्हारा जो मेन क्वेश्चन था उसमें ए फ्रेंड टू मी दिया हुआ है, ये गलत है। जबकि होना चाहिए क्या, मेरा एक दोस्त। का जो सेंस होता है ना, या जो किसी से संबंध दिखाया जाता है, जो पॉजेसिव केस दिखाया जाता है, वो ऑफ से दिखाया जाता है या अपोस्ट्रोफी से दिखाया जाता है। यहाँ पर हम ऑफ से दिखाएंगे तो टू के तो चांसेस ही नहीं है पॉजेसिव केस में। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अ फ्रेंड टू मी की जगह पर अ फ्रेंड ऑफ माइन करना पड़ेगा, टू मी की जगह पर ऑफ माइन। ऐसे करते ही आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा, दैट मीन्स आपका आंसर ए है। समझ गए। जिसको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से है, जिसको बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है उसके टीचर के द्वारा, वो सेकंड्स में आंसर पकड़ के लाएगा। सीपीओ की इंग्लिश कभी भी टफ नहीं होती, ये बात याद रखना। सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीजीएल सभी की इंग्लिश अभी प्री एग्जाम में जो प्री लेवल होता है उसमें बेहद ईजी पूछी जा रही है, ये बात याद रखें। डरें बिल्कुल नहीं, अपने टीचर से इंसिस्ट करें, क्या कहें कि सर प्लीज़ हमें प्रैक्टिस सेट्स का रूटीन दीजिए। अगर आप वहाँ से नहीं रूटीन ले पा रहे हैं तो यहाँ पर मेरे साथ प्रैक्टिस सेट का रूटीन कर लो फॉलो। एप्लीकेशन पर मेरा बैच भी है प्रैक्टिस सेट का, वहाँ पर हम कंप्लीट एमबी पब्लिकेशन की बुक कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट की, वहाँ पर मेरा रूटीन फॉलो कर लो। लेकिन प्रैक्टिस सेट का रूटीन सभी का होना चाहिए, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ही वंडर्ड, वह सोच रहा था, वह विचार कर रहा था, व्हाट वाज द रीजन फॉर हर रिफ्यूजल, क्या कारण था कि उसने मना कर दिया, रिफ्यूज का मतलब अस्वीकार कर देना, टू अकम्पनी हिम, कि वो मेरे साथ नहीं आया।
है ना, टू अकम्पनी हिम, कि वो उसके साथ नहीं गया। क्या रीज़न था कि वो उसके साथ नहीं गई, गई या गया जो भी हर या हिम है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो क्या रीज़न था। अब ये सोच रहा है, किसी से क्वेश्चन तो कर नहीं रहा। जब क्वेश्चन नहीं कर रहा, इसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, इसमें इनडायरेक्ट नरेशन से पूछा गया है। वोट के बाद चूंकि बात केवल सोची जा रही है, पूछी नहीं जा रही किसी से, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में ये जो वोट वगैरह वर्ड होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होते, ये कंजंक्शन होते हैं। और कंजंक्शन के तुरंत बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चैप्टर में इंटेरोगेटिव का सेशन जब तुम्हें पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने तुम्हें अच्छे से समझाई थी। ऐसे केस में आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हो, और फुल स्टॉप लास्ट में लगा हुआ है, ये भी क्लियर कर रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसीलिए आपको वॉज द रीजन की जगह द रीजन वॉज करना पड़ेगा, द रीजन के बाद में वॉज रखना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो बी है। कहाँ से पूछा गया, क्या सोर्स है इस क्वेश्चन का, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चैप्टर का क्वेश्चन, और उसके भी खास इंटेरोगेटिव सेक्शन में जो इनडायरेक्ट नरेशन होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है, उसका ये क्वेश्चन है। तुम कहते हो ना, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पेपर में आती ही नहीं है। तो देखो, हर क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का या एक्टिव पैसिव वॉइस का ही होता है। बस ये है कि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना या एक्टिव से पैसिव में बदलना इस तरीके से कई बार नहीं आता है। कई बार पूछ भी लेता है, भाई वो फ्री है पूछने के लिए, उसने बोल रखा है तुम्हें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन था, रीजन बता दिया, सोर्स बता दिया, कहाँ से तुम्हें कराया था ये चीज़ें। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे पास एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं उनको तो सारी चीज़ें पता ही हैं, सारा कोर्स उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, वो वहाँ से अपना कंटिन्यू करते रहो और यहाँ पर सेट्स लगाते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एरर का है, क्योंकि हम ग्रामर कर रहे हैं, वो कैप तो कर ही नहीं रहे हैं इस लेक्चर में, तो ग्रामर देखो ध्यान से। आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस, हमारा जो नया सेक्रेटरी है उसकी जो परफॉर्मेंस है, हैव बीन क्वाइट इम्प्रेसिव, वो काफ़ी इम्प्रेसिव रही है। क्वाइट का मतलब काफ़ी, है ना, ये वाला सेंस आ जाएगा। अब उसकी परफॉर्मेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव लगाने को किसने कहा, है ना, बेसिक सी चीज़ है कि हैज़ आएगा। क्लियर हो रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सीपीओ की इंग्लिश बेहद बेसिक होती है। जिसने अपना ग्रामर का कोर्स ठीक से किया है या जिसको उसके टीचर ने ग्रामर अच्छे से पढ़ाई है, वो सेकंड्स में आंसर देता है सीपीओ की इंग्लिश। इसका खासकर ग्रामर सेक्शन इतना इजी पूछा जाता है, समझ गए। चलिए, इसमें नंबर कटेंगे तो देखो, मैं सीधा सा कहूँगा कि तुम्हारी ग्रामेटिक स्किल्स अच्छी नहीं है अगर तुम्हारे इसमें नंबर कट रहे हैं इस सेक्शन में। वोकैबलरी में तो एक बार को माना भी जा सकता है कि चलो डीप सी है, बहुत सारी याद कर लेते हैं, तब भी कुछ ना कुछ छूट जाता है, लेकिन ग्रामर में ऐसा होना नहीं चाहिए। बेसिक से गिने चुने चैप्टर होते हैं, गिने चुने रूल्स होते हैं, और उसके बाद सेंस डेवलप करनी होती है। जिसने ये काम कर लिया उसके आंसर्स तुरंत हो जाते हैं। अब देखो, ये हैज़ वाला पोर्शन ना तो पहले ऑप्शन में है, ये काट दो, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, इसे काट दो। हैव बीन जिसमें भी होगा वही हमारा आंसर होगा, तो तीसरा भी कट गया, ये चौथा हमारा आंसर है। ठीक है, हैव बीन की जगह हैज़ बीन करना है, क्योंकि परफॉर्मेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्रामर का क्वेश्चन और कहाँ पर है। ये है क्वेश्चन नंबर 31, इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। सनी, सन्नी ये नाम है लड़के का। सन्नी अपार्ट फ्रॉम कह सकते हैं, पहले तो इनको फिक्स लिख लो प्रीपोजिशंस को, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम, अलोंग विद, और बिटवीन और बिसाइड्स। ठीक है, ये पूरी प्रीपोजिशंस इस तरीके से बैठती हैं, पूरी दी गई नहीं है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बैठेगा या जो भी प्रीपोजिशन यहाँ पर लगानी है वो तुमसे पूछी है, सेंस निकाल लो, आंसर तुम्हारे सामने होगा। तो सनी, सनी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब भी के अलावा या के अतिरिक्त होता है, या अलोंग विद का मतलब भी के साथ हो जाएगा, सनी के साथ साथ, या सनी के अलावा, या फिर बिटवीन तो खैर नहीं बैठेगा, सनी के बीच तो नहीं कहेंगे, और बिसाइड्स का मतलब भी के अतिरिक्त हो जाएगा, कि सनी के अतिरिक्त या सनी के अलावा। तो तीन ऑप्शंस हमारे आंसर में आ रहे हैं, देखते हैं कौन सा बैठेगा। टू अदर्स, दो अलग लोग भी, दो अलग दूसरे व्यक्ति भी, हैव क्वालिफाइड, उन्होंने भी क्वालिफाई किया फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द क्विज। क्विज के फाइनल राउंड के लिए सनी के साथ साथ या सनी के अतिरिक्त दो अलग लोगों ने भी क्वालिफाई किया। अब अगर ये अपार्ट के साथ फ्रॉम लगा देता और अलोंग के साथ विद लगा देता तो ये भी आंसर हो जाते, लेकिन इसने ये प्रीपोजिशन ठीक से दी ही नहीं है, इसलिए ये आंसर हम चुन ही नहीं सकते। इसने बिना फ्रॉम और विद के दे दी तो इसलिए गड़बड़ हो गई। प्रीपोजिशन का बेसिक सा क्वेश्चन है, बचा क्या, केवल बिसाइड बचा। तो सनी के अलावा या सनी के अतिरिक्त दो दूसरे लोगों ने भी क्वालिफाई कर लिया, बिटवीन के कोई चांस ही नहीं है। प्रीपोजिशन का बेसिक सा क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, अगर ये सब प्रीपोजिशन तुम जानते हो तो सेकंड्स में आंसर आने वाला क्वेश्चन है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सीपीओ की इंग्लिश कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होती, ये सीधा सीधा पूछता है। एग्जामिनर का ये पर्पस नहीं होता, एग्जामिनर की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है कि तुम्हारे सामने टफ क्वेश्चन रख देगा, वो बस ये जांचना चाहता है कि तुम्हें इंग्लिश आती भी है या नहीं। आगे आगे तुम्हारी जॉब लगेगी, तुम्हारी अच्छे अधिकारियों में उठना बैठना होगा, तो उनके साथ में तुम्हारी इतनी तो फ्लुएंसी होनी ही चाहिए कि तुम छोटी मोटी चीज़ें समझ सको, बस यही वो जानना चाहता है, इसलिए तुमसे बेसिक इंग्लिश पूछ रहा है।
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ग्रामर का क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला है। पूछा गया है कि क्या आप इस अंडरलाइंड पार्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे, नहीं करना चाहते तो नो इंप्रूवमेंट चुनो, करना चाहते हो तो फिर इंप्रूवमेंट करो, कौन से ऑप्शन में लगाओगे। ठीक है, तो चलो हिंदी निकालते हैं। प्योर ग्रामर है, इंप्रूवमेंट कह लो, ग्रामर कह लो, और वो सेंटेंस में स्पोर्टिंग एरर कह लो, तीनों प्योर ग्रामर ही होते हैं। तो इन सबको हम करके चल रहे हैं। तो द यंग मैन लिफ्ट्स वेट्स, यंग मैन जो है, ये जो यंग मैन है ये वेट उठाता है जिम में, व्हेन ही पुल्ड ए मसल, जब उसकी एक मसल पुल हो गई, खिंच गई, इस तरह का सेंस आ गया, जब उसने एक मसल खींच दी तो वो वेट जो है। अब देखो आगे पास्ट टेंस है तो पीछे प्रेजेंट टेंस की फ्लुएंसी नहीं है, तो आप लिफ्ट्स तो नहीं लगा सकते, दैट मीन्स आपको नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन तो काटना पड़ेगा, आपको इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, अब चूंकि मुझे पास्ट के साथ में पीछे भी पास्ट की फ्लुएंसी ही चाहिए, तो देखो हैज़ भी प्रेजेंट होता है, ये भी कट गया, इज भी प्रेजेंट होता है, ये भी कट गया, बचा मेरे पास केवल एक ऑप्शन वॉज वाला जो कि सी है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, आंसर क्या आया, द यंग मैन वॉज लिफ्टिंग वेट्स एट द जिम, जिम में यंग मैन जो है वेट उठा रहा था जब उसकी मसल खिंच गई, जब उसने मसल खींच ली। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फिनिश होता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। बेसिक सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या ब्लैंक में फिल करने के लिए कह रहा है। इज आर एम डिस्टर्बिंग, इज डिस्टर्ब्ड या डिस्टर्ब्स या फिर हैज डिस्टर्ब, एक्टिव पैसिव वॉइस की वर्ब फिल करने के लिए कह रहा है। बेसिक क्वेश्चन है, तुमसे टेंस की नॉलेज पूछी है बस कि तुम कितना अच्छा टेंस जानते हो। तो दिस इज वन ऑफ द मैटर्स, ये मैटर्स में से, ये उन मुद्दों में से एक है, ये उन मुद्दों में से एक है दैट मी द मोस्ट, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बहुत से बच्चे यहाँ पर डिस्टर्ब्स लगा जाते हैं, लगा सकते हैं कि भाई ये तो मुझे बहुत ज़्यादा मुद्दा परेशान करता है, या उन्हीं में से एक है। तो डिस्टर्ब्स लगाया तो नंबर खो बैठोगे, क्यों? क्योंकि एक बेसिक रूल कराया था मैंने तुम्हें प्रोनाउन के चैप्टर में, ध्यान से सुनना समझना, प्रोनाउन में तुम्हें जा करके रूल मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने तुम्हें 3-4 चीज़ें लिखवाई थी, एक तो लिखवाया था दैट, एक लिखवाया था विच, एक लिखवाया था हु, इस तरह के 2-3 कंजंक्शंस लिखवाए थे, प्रोनाउन के चैप्टर में लिखवाए थे, और ये बताया था कि इनके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन है, चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब आएगी। मतलब अगर ये वर्ड तुम्हारा सिंगुलर है दैट विच हु से पहले, तो आगे वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर ये वर्ड प्लूरल है दैट विच या हु से पहले, तो फिर आगे वर्ब प्लूरल होगी। ये बात तुम्हें प्रोनाउन के चैप्टर में क्लियरली बताई थी, बेसिक रूल है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कोई टिपिकल रूल है, जाकर के देखना आसानी से समझ में आएगा। तो अगर तुमने यहाँ पर मैटर्स चूंकि प्लूरल है, अगर तुमने यहाँ पर कोई भी सिंगुलर वर्ब का ऑप्शन चुना, दैट मीन्स एस वाला ऑप्शन चुना वर्ब में, या फिर इज आर एम चुना, या फिर हैज चुना, ये सब सिंगुलर वर्ब के ऑप्शन है, तीनों के तीनों गलत आंसर है। सिंगुलर वर्ब इससे पहले इसके साथ में आ ही नहीं सकती है, क्योंकि मैटर्स प्लूरल वर्ड है, और अगर ये प्लूरल है तो आपके सामने आंसर आर डिस्टर्बिंग होगा। तो ये उन सभी मैटर्स में से है जो मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, नहीं करते हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं उन मैटर्स में से एक है ये मुद्दा। बात समझ में आ गई? ये आपके क्वेश्चन की सेंस है, इसी वजह से हमने आर लगाया है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट है, इसको देखते हैं। इस सेट के पूरा सेट तुम्हें चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया गया है, वहां पर जाकर के देख लेना पूरे सेट को। ठीक, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या कहा गया है यहाँ पर, इंडिया हैव मैनी, इंप्रूवमेंट पूछी गई है, यहाँ पर भी ग्रामर है। इंडिया हैव ए मैनी ऑल राउंडर्स टू मैच द टैलेंट एंड डेडिकेशन ऑफ कपिल देव। इंडिया के पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं या क्या है? सबसे पहली बात, चूंकि इंडिया सिंगुलर है तो हैव के तो चांसेस ही नहीं है, प्लूरल तो सीधा सीधा काट दो। ठीक है, तो नो इंप्रूवमेंट तो कट गया। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, इज हैविंग लिटिल कहोगे, इंडिया न के बराबर रख रहा है। अब लिटिल जो वर्ड आता है ये मैंने तुम्हें एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ाया था कि अनकाउंटेबल के साथ आता है, और ऑलराउंडर जो है यहाँ पर व्यक्ति हैं, और व्यक्तियों को गिना जा सकता है, खिलाड़ियों को गिना जा सकता है, तो जो चीज़ गिनी जा सकती है उसके साथ लिटिल के तो कोई चांस ही नहीं है, ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब मच जो होता है, मच भी अनकाउंटेबल के लिए आता है, जबकि व्यक्तियों को गिना जा सकता है, तो मच के भी चांसेस नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? टी आ गया, सीधा सीधा। बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, बिल्कुल रीसेंट के सेट्स हैं जो तुम्हें करा रहा हूँ इस टाइम। लगातार हम यही सेट्स करेंगे, सीपीओ के ही सेट्स करेंगे जब तक सीपीओ का रिटर्न नहीं हो जाता। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, कंप्लीट सेट कराऊंगा यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन में भी, ध्यान से सुनो समझो। तो देखो, अब हम फ्यू लगा देंगे, ध्यान रखें फ्यू का मीनिंग जो होता है नेगेटिव होता है, ये बात याद रखेंगे, एडजेक्टिव के चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो इंडिया हैज फ्यू ऑलराउंडर्स, मीनिंग क्या आया? इंडिया के पास न के बराबर ऑलराउंडर्स हैं, या फिर ऐसे कह देंगे इंडिया के पास ऑलराउंडर्स है ही नहीं जिनका टैलेंट कपिल देव के जैसा हो।
जिनकी डेडिकेशन कपिल देव के जैसी हो, तो फ्यू से आप नेगेटिव अर्थ लेंगे, ठीक है, ये बात याद रखें। फ्यू का मतलब कुछ का सेंस लेने की गलती मत करना, क्योंकि जो कुछ का सेंस देता है वो ए फ्यू होता है। अब उसके साथ ए लगता तो हम कुछ का सेंस लेते। ये डिटेल्स तुम्हें एडजेक्टिव के चैप्टर में जाते ही मिल जाएंगी, ठीक है। पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, लाइव भी है, सब कुछ है, तुम बस डेडिकेशन दिखाओ, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 39 है, जो कि पूछ रहा है आपसे इम्प्रूवमेंट। बताइए क्या इम्प्रूवमेंट आप करना चाहेंगे इस ग्रामर के अंडरलाइंड सेक्शन में। व्हेन चैलेंज, जब चैलेंज किया गया, जब चैलेंज दिया गया, द मैन हैड नो आंसर, तो आदमी के पास कोई आंसर ही नहीं था फॉर हिज एक्शंस, अपने किसी कार्य के लिए, ठीक है। अब देखो वैसे तो कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन जब चैलेंज कर दो तब कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो उसके बिहाफ पर अगर हम देखें, उस सेंस के बिहाफ पर देखें, तो सेंटेंस पूरी तरह से सही लग रहा है। अब इस अंडरलाइंड पार्ट व्हेन चैलेंज्ड की जगह पर देख लो, अगर तुम्हें कुछ सही लगता हो तो कर दो, अदरवाइज नो इंप्रूवमेंट लगा दो। व्हेन टू बी चैलेंज्ड, जब चैलेंज्ड किया जाएगा, तो हैड के साथ फ्यूचर तो नहीं चलेगा, तो काट दो सीधा सीधा। नो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्योंकि अभी फ्लुएंसी सही आ रही है। वाइल चैलेंजेस, जब चैलेंज किया जाता है, फिर वही प्रेजेंट आ गया, हैड के साथ प्रेजेंट की फ्लुएंसी नहीं है, तो ये भी कटेगा, ठीक है। अब एक और ऑप्शन पे नजर डाल लेते हैं, कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, व्हेन इन चैलेंज, जब चैलेंज में हो तब आंसर नहीं बना, ये भी फ्लुएंसी नहीं आ रही, दैट्स वाई इसे भी काटना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो हमारे इस क्वेश्चन में कोई भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, दैट मीन्स नो इंप्रूवमेंट इज द ऑप्शन, ठीक है। तो व्हेन चैलेंज, जब चैलेंज किया गया, पास्ट के साथ पास्ट की फ्लुएंसी केवल इसी ऑप्शन में आ रही है, बी ऑप्शन में, तो हम इसे ही चुनेंगे। जब चैलेंज किया गया तो आंसर ही नहीं बना किसी पर्सन से, है ना, अपने कार्यों के लिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लेट्स सी कितने क्वेश्चन बचे हैं पूरे सेट में। लास्ट क्वेश्चन बचा है। आई होप आपने क्वेश्चंस काउंट कर लिए होंगे। अगर आपने क्वेश्चन काउंट किए होंगे तो आपको पता लग गया होगा, अभी तक 40 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, आपको पता लग गया होगा कि वे केवल 15 क्वेश्चंस ग्रामर के पूछे गए हैं, ठीक है। आपके 5 क्वेश्चन तो आपके आएंगे क्लोज टेस्ट के, जो ब्लैंक वाला पैसेज होता है। 5 क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रिहेंशन के, है ना, कॉम्प्रिहेंशन के जो बड़ा पैसेज होता है, जो ये बाद में है, ये पैसेज जो देख रहे हो ना, ये बड़ा पैसेज लास्ट में दिया हुआ है, इसके बाद में आंसर दिए जाएंगे, तो ये कॉम्प्रिहेंशन है। 5 क्वेश्चन इसके आएंगे। अब 15 में आप ये 2 पैसेज के 10 नंबर और जोड़ लो तो 25 हो गए। बचे कितने 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन ध्यान देना टोटली वोकैब है, तो ध्यान देना, जो वोकैबलरी पे ध्यान नहीं देगा उसके साथ क्या हो सकता है, समझ गए। एसएससी सीपीओ के सेट को हम एनालाइज कर रहे हैं, अगला 1 महीना हम एसएससी सीपीओ के सेट्स को ही एनालाइज करेंगे अच्छे से अपने चैनल पर, ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, इंप्रूवमेंट का ही पूछा गया है ना। तो ये कहता है शी वॉक्ड अमंग मी, वो मेरे सामने से चलते हुए चली गई, आगे चली गई। विदाउट ग्रीटिंग मी, बिना मुझे नमस्ते किए, मतलब जैसे कोई बड़ी लेडीज कह रही है ना कि यार वो मेरे सामने से निकल गई बिना मुझे नमस्ते किए, तो बड़ी एज का जैसे पर्सन कह रहे हो, तो सामने से निकल गई, तो सामने से निकल गई मतलब मुझे पीछे छोड़ दिया, अपने आप आगे चलेगी। तो किसी को पीछे छोड़ देना होता है वॉक पास्ट समवन। वॉक पास्ट का मतलब किसी को पास्ट में छोड़ देना, किसी को पीछे छोड़ देना। बहुत बेसिक सी फ्लुएंसी है, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। जैसे आपको मान लो ये कहना है कि 9:15 बजे हैं, 9:15, 9:15 बजे हैं, तो आप क्या कहेंगे, 15 पास्ट 9। इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मतलब 9 को तो आप पास्ट छोड़ चुके हैं, 15 मिनट्स और हो चुकी है, 9 आप पीछे छोड़ चुके हैं, 15 मिनट आगे आ चुके हैं। तो ऐसे ही किसी पर्सन को पीछे छोड़ने में भी आप क्या कर सकते हैं, पास्ट यूज कर सकते हैं कि भाई उसके आगे से निकल के चली गई और बिना उसे नमस्ते किए। तो पास्ट जो वर्ड है आपको किसी को पीछे छोड़ने के सेंस में आराम से आ सकता है। तो ये बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। नॉर्मली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या फिर पैसेजेस वगैरह पढ़ते रहो, ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाती है। अब इसके बाद देखो 45 तक सारी की सारी वोकैबलरी है, कोई आइडियम, कोई सब्स्टिट्यूट, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ भी, एंटोनी सिनोनिम, यही सब है। और उसके बाद 46 to 50 ये आपका कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है। तो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, क्लोज टेस्ट, एंटोनी सिनोनिम सबके लेक्चर्स अलग अलग रिकॉर्ड किए जाएंगे, आपके सामने पेश किए जाएंगे। और भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है एसएससी सीपीओ से के रिगार्डिंग, वो मुझसे आराम से तुम पूछ सकते हो। और ध्यान रखना, रेगुलरिटी मेंटेन करना और अपने टीचर के साथ जमे रहो। लास्ट टाइम में कोचिंग छोड़ने की गलती मत करना, जहां पर भी जिस टीचर के पास भी हो, बस प्रैक्टिस सेट्स की एडवांस लेवल पे डिमांड करो और पढ़ते रहो। रेगुलरिटी जो मेंटेन करेगा वो किसी भी बड़े से बड़े टैलेंट को बीट कर सकता है, चाहे वो
10th क्लास में 10 टाइम्स फेल हुआ हो, यहाँ पर रेगुलरिटी मेंटेन कर जाओ, 1 से 2 साल के लिए मेंटेन कर जाओ, कोई भी नौकरी अपने कंट्रोल में ले सकते हो। ठीक है, चलो तो इसी के साथ में, इसी मैसेज के साथ, इसी रेगुलरिटी के मैसेज के साथ में मैं आज का लेक्चर फिनिश करता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के सेक्शंस कवर करेंगे। विद इन 1 और 2 डेज हम अपना एक सेट कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट सेट शुरू करेंगे। जब तक आपका रिटन नहीं हो जाता तब तक सीपीयू का सेट कंप्लीट कराऊंगा मैं यूट्यूब पर अपने चैनल पर। ठीक है, रेगुलरिटी से रहो, अपने आप को मेंटेन रखो, फिजिकली भी अपना ध्यान दो, मेंटली भी ध्यान रखो, हर तरीके से मेंटेन रहोगे तो नौकरी को एंजॉय भी कर पाओगे जब नौकरी मिल जाएगी। और अगर गड़बड़ कर दी, पढ़ाई में अपनी फिजिक का ध्यान नहीं दिया, तो गड़बड़ ये भी हो सकती है कि आप उस पैसे को जो आपके पास आएगा शायद आप उसे एंजॉय भी ना कर पाएँ। तो इसलिए खुद को मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलो रिलैक्स रहो और अपनी स्टडी को एंजॉय करो। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।